नमस्कार, मैं स्वाति चंद्रा। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां वादों और दावों की बात कर रही है। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में देखिए पीयूष मणि अवस्थी के सवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर के जवाब। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर जी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। राजनीति का बड़ा संघर्ष रहा है, संघर्षों की इनकी राजनीति रही है। प्रदेश में राजनीतिज्ञ में एक अलग ही पहचान बनाई है इन्होंने। तो आइए आपसे रूबरू कराते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर से। नमस्कार जुगल किशोर जी, कैसे हैं आप? सबसे फर्स्ट तो चेहरे पे आपकी रौनक लग रही है सुबह सुबह की। सबसे पहला सवाल मेरा है जुगल किशोर जी कि आपने राजनीति में एक लंबा समय तय किया। आपको राजनीतिक की कार की तरीके से देखा जाता है। लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। इतना समय आपने जो काटा है राजनीति में, जो आपके आने का जो आपने मन बनाया, वो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में आ गए? परिस्थितियों को देखते हुए जो तमाम विषमताएं, जाति की विषमताएं थी, समतामूलक समाज नहीं था, इन सब को छात्र राजनीति में ही मुझे कचोटता रहा कि मैं समाज की सेवा करूं। समाज की सेवा करने के लिए मन भी ठाना था और छात्र राजनीति ही शुरू कर दी थी। आप वर्ष 2006 में आप पहली बार बसपा से एमएलसी बने। 2010 तक आप एमएलसी रहे। उसके बाद पार्टी में आपका कद बढ़ा, पार्टी ने आप पे भरोसा किया। वर्ष 2007 में बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। माना जाता है कि उस सरकार को उस पैमाने तक ले जाने में कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में आपकी कही हुई बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। फिर क्या वजह हो गई कि आपका उस पार्टी से मोह भंग हो गया? देखिए, मैं 1983 से माननीय काशीराम साहब के साथ था और कहीं घर से जब निकलता था तो गुड़ और चना लेकर के, कहीं रोटी लेकर के 8-8 दिन में घर नहीं वापस आता था। पूरे प्रदेश के कोने कोने में जा कर के मैं बहुजन समाज पार्टी के कैडर को देना और उनके लोगों को, सबको, अपने लोगों को समझाना। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी तैयार हुई और 2007 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसमें हम लोगों का, हमारे जैसे और भी लोग हैं, उन लोगों ने कठिन परिश्रम किया और बहुजन समाज पार्टी के कैडर को देते देते यहाँ तक ले आए थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ये बात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जानती थी कि जुगल किशोर ने सबसे ज़्यादा मेहनत की। इसलिए उन्होंने सत्ता जब पूर्ण बहुमत में आई तो उन्होंने सबसे ज़्यादा संगठन का काम मुझे दिया था और संगठन का काम पूरे उससे निभाया। वैसे कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन, यूपी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया, एलडीबी का चेयरमैन बनाया। वो भी कोई माने नहीं रखता था, लेकिन संगठन में सरकार के रहते हुए भी मैंने बहुत दायित्व पे रहते हुए भी हमने संगठन का बहुत ज़्यादा काम किया था। इसलिए भरोसा करती थी और मैं कम से कम 154 टिकट हमारे जिम्मेदारी पे थे। हम 154 टिकट बांटे भी थे 2007 से 2007 में भी, 2012 में भी। लेकिन 2014 का जब मामला आया तो 2014 में आदरणीय बहन जी उस मिशन से भटक गई जिस मिशन को काशीराम साहब लेके चले थे। इसीलिए किसी चीज़ को ले करके, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी नहीं जब छोड़ा पैसा लेने के मामले में, और वैसे तो पैसा लेती थी, जो बाहर से लोग आते थे टिकट में उनसे पैसा लेती थी, लेकिन पैसा जब कार्यकर्ताओं से लेने लगी तब मैंने उनसे कहा, बात भी मेरी मानती थी, मैंने उनसे कहा कि बहन जी ये ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर मेरा इतना विवाद हो गया कि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी थी। और पार्टी छोड़ते ही आपने कहा कि बसपा प्रमुख मुखिया जो हैं मायावती जी,
वो दलित की बेटी नहीं अब दौलत की बेटी बन चुकी हैं। उस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों को आपके पार्टी से जाते ही पार्टी को ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी में एक एक करके उनके वजीर, उनके सिपाही, उनके जो भी थे वो सब पार्टी छोड़ने लगे। क्या ये आपके जाने के बाद सिलसिला जो चालू हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को गठन हुआ था, उस समय कांशीराम साहब के मन में और मायावती जी के भी मन में था कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को, अधूरा जो मिशन है उसे पूरा करना है। उस मिशन को लेकर के हम लोग चले थे और पैसे की कभी कोई बात नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मायावती जी पैसे की तरफ बढ़ गई और पैसा इतना हावी हो गया कि कार्यकर्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया और किसी की भी बात नहीं मानना। आज टिकट किसी को दिया 10,000 में तो कल वो टिकट 15,000 का हो गया तो उसको दे दिया, फिर 20,000 तो कोई देने लगा तो उसको दे दिया। इस तरीके से जो सिलसिला जारी हुआ, उससे लगने लगा कि ये अब दलित की बेटी नहीं रह गई, अब ये दौलत की बेटी हो गई। यही इसीलिए मैंने कहा था अब ये दलित की बेटी नहीं, अब ये दौलत की बेटी है। सन 2015 आते आते 2015 आ गया, राजनीति में सेंट्रल में सरकार बदल गई और एक नई शुरुआत हुई। अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आते ही आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आपके साथ में कई नेतागण भी पार्टी में शामिल हुए। तो आपको क्या लगा जो आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख किया? देखिए, जब हमारी बहन जी से पट नहीं रही थी और सारे लोग अखबारों में दिखाने लगे थे कि जुगल किशोर ने मायावती से किनारा कर लिया और ये कर लिया, तो सारे दल के लोग हमारे पास आने लगे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आए और उसमें अखिलेश दास गुप्ता जी हमारी पार्टी में ही थे और हमसे उन्होंने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी का ये प्रस्ताव है, मैं बताऊंगा नहीं। तो हमने वो प्रस्ताव हमने कहा नहीं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। दलित नेताओं में आपकी प्रदेश में आपका नाम है, आपका नाम लिया जाता है, सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। 6 वर्ष आपको भारतीय जनता पार्टी में हो गए, शामिल हुए। इससे पहले पार्टी में आप राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेजे गए थे, उसके पहले आप एमएलसी थे। अभी मौजूदा हाल में वर्ष 2017 में आपके बेटे को विधानसभा कस्ता से टिकट मिला, वो जीत कर विधायक बने हैं काफ़ी वोटों से, आपके द्वारा जैसे बताया गया। तो क्या लग रहा है कि बेटे को तो आपके सम्मान जो मिला, टिकट मिला, जीत हुई, आप 6 साल आपको हो गए, पौने 2 साल का कार्यकाल आपने छोड़ा था, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं या पार्टी की निगाहें आप के तक नहीं पहुंच रही? क्या वजह है जो आपको पार्टी में किसी विशेष स्थान पे ना पहुंचने का, क्या समझा जाए मतलब इसका? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल ही हुए तो हम अपना एक परिवार समझ लिए और परिवार के मुखिया का दायित्व तो है कि हर लोगों पे उनकी बराबर निगाह पहुँचे और मुझे लगता है कि देर सवेर वो मुझे कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे और अच्छी जगह पे ले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी ने आपसे वादा किया था कि आपको जो सम्मान वहाँ था उससे ज़्यादा सम्मान आपको पार्टी में मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सम्मान में तो कोई कमी नहीं है। सम्मान में हम किसी भी मंत्री के यहाँ चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले जाते हैं, सम्मान हमें पूरा मिलता है। गवर्नर साहब के यहाँ जाएं, हमें सम्मान सबका ही मिलता है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ सम्मान मिलता है, सबका ही सम्मान मिलता है। हाँ, एक थोड़ी सी बात है कि जब पौने 2 साल की हमारी राज्यसभा थी, उस समय हमने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, तो मुझे लगा था कि जो ये लोग कह रहे हैं कि वो ये लग रहा है कि हमें राज्यसभा दोबारा बनाएंगे, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी जिस कारण नहीं मुझे बनाए और मुझे उम्मीद है कि बनाएंगे। आपने सारी बातों का सही से जवाब दिया, अच्छे से बोले आप, सारी बातों को आपने बिल्कुल बेबाक अंदाज में बताया, चाहे बसपा हो, मायावती जी हो या भाजपा हो या अपने राजनीतिक संघर्ष के बारे में हो। आपसे एक सवाल मेरा और है कि बचपन में जब आप पढ़ाई करने जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो बहुत से सपने होते हैं, हर किसी के अंदर एक सपना होता है कि बड़ा होकर मैं ये करूँगा। तो आपके अंदर ये राजनेता बनने का सपना कब आया आपको?
देखिए, मैंने आपको बताया कि जब मैं पैदल 9 किलोमीटर जाता था, उस समय कहीं जातीयता की इतनी ज्वाला धधकती थी, इतनी बड़ी विषमता थी जातीयता की, उससे मुझे कचोटती थी। मैं क्लास में पढ़ता था गांव में, जब मैं पहुंचता था प्यास लगती थी तो लोग बड़ा दूर से पानी डालते थे, मुझे बड़ा मन खराब लगता था। तो मुझे लगा कि इस विषमता को दूर करने के लिए मुझे संघर्ष करना चाहिए। मैं उसी समय ठान लिया था कि हम समाज की सेवा करेंगे और इन विषमताओं को दूर करके समतामूलक समाज बनाने का काम करेंगे। ये मेरी चाहत थी। आपके बेटे जहाँ से विधायक हैं उस विधानसभा में एक भी नगर पंचायत नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका और नगर पंचायत किसी भी विधानसभा की कस्बे का एक द्वार होता है। तो क्या कैसा लग रहा है कि एक जनपद लखीमपुर खीरी में ऐसी भी विधानसभा है जहां एक नगर पंचायत या नगर पालिका नहीं, सातों विधानसभाओं में मैं मान के चलूँ कि 6 विधानसभाओं में जहां तक नगर पंचायत या पालिकाएँ हैं। तो आखिर क्या आप इतने बड़े ओहदे पे आपका सभी लोग सम्मान करते हैं आपका, तो क्या वजह है विकास के मामले में? ये विकास की जो शुरुआत एक कस्बा और शहर, जिसको बोलते हैं शहर, गांव से बच्चा निकलता है हम शहर टहलने जा रहे हैं, कस्बा भी उसका शहर होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कस्बा विधानसभा नए परसिमन में नई कस्बा विधानसभा बनी है, जिसमें तहसील भी नहीं थी। अब तहसील भी बनी है, तहसील की बिल्डिंग भी बन गई है, रजिस्ट्री ऑफिस भी खुल गया है। और हमारी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, हमारी खन्ना साहब से भी बात हुई जो उसमें नगर विकास मंत्री थे, आशुतोष टंडन जी से भी बात हुई जो नगर विकास मंत्री मौजूदा में हैं। इन सब लोगों ने प्रॉमिस किया है कि चुनाव से पहले हम बना देंगे। कोई एक ऐसी बात जो आज तक आप कभी भुला नहीं पाए, कोई एक ऐसी चोट, कोई एक ऐसा दर्द, कोई एक ऐसी याद जो आज तक आपके जहन में है और आगे भी रहे, ऐसा बताइए। मैंने जो वो दौर देखा है विषमताओं का, जातीयता का द्वंद्व जो था, जो छुआछूत का जो समय हमने देखा है, वो मुझे आज भी कचोटता है। जब मैं क्लास में पढ़ने जाता था, जब पानी प्यास भी लगी होती थी, पानी नहीं पीने को मिलता था जब तक कोई आदमी पानी न पिलाता। तो उसको दूर करने के लिए मैं आज भी प्रयासरत रहता हूँ। गरीबों के बीच में आज भी मैं जाता हूँ, इसलिए गरीब मुझे मानता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे अपर कास्ट के लोग हों। आज वो सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं जातीयता की राजनीति कभी नहीं करता हूँ, लेकिन वो सारे लोग मुझसे आज भी, चाहे हम पूरे गाजीपुर से गाजियाबाद तक मैंने राजनीति की है, और ऐसा कोई घर गांव नहीं होगा जो लोग मुझे जानते ना हों। जहां मैं जिनके कामों में मैं शरीक ना हुआ हूं, मैं उनके काम में ना आया हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। बंगाल की स्थिति अभी आपने देखी है, बंगाल के बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं से सही साबित नहीं हुए। अभी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, सभी ने अपनी आवाज़ को बुलंद कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव में, क्या कोई बड़ा बदलाव होगा या 22 के चुनाव में वाकई में कोई बदलाव होगा? देखिए, आप बंगाल को किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखते होंगे, मैं दृष्टिकोण से देखता हूं कि हम पिछली विधानसभा के चुनाव में 3 सीटें जीते थे, आते आते हम 80 सीटें जीत गए, और हमारी तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। चूँकि प्रदेश का चुनाव प्रदेश नेतृत्व पे होता है, केंद्र का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व पे होता है। हम प्रदेश के नेतृत्व पे वहाँ जहाँ पे लड़े, हम बहुत अच्छा अचीवमेंट किए हैं। लेकिन जो सरकार बनने की बात 2022 में आई है, अभी समाजवादी पार्टी को लोग नहीं भूले हैं जब वो आरक्षण का बिल फाड़े थे। आरक्षण का बिल फाड़े थे, समाजवादी पार्टी के लोग आरक्षण का विरोध किए थे, और हमारे गरीबों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो डिमोशन किया था, इंदिरा साहनी की रिपोर्ट सबसे पहले उन्होंने लागू कर दी, और लागू करने के बाद
लोगों को डिमोशन किया था, हज़ारों लोगों को जिनके घरों में चूल्हे नहीं जले थे। जो एसपी था वो एडिशनल एसपी हो गया, जो सीओ था वो इंस्पेक्टर हो गया, इत्यादि आदि करके बहुत से लोगों को ऐसा नुकसान किया था जो लोग आज शेड्यूल कास्ट के लोग अभी भूल नहीं पाए हैं। और इसलिए आज समाजवादी पार्टी की तरफ ये तबका देखना भी नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए बहुत काम किया है, गरीबों के लिए बहुत काम किया है। आज गरीब उनकी तरफ देख रहा है। देखिए, मोस्ट बैकवर्ड वोट आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ चट्टान की तरह खड़ा है, दलित वोट उनकी तरफ भाग रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 पार करेगी, जैसा कि हमारे नेताओं ने कहा है। राजनीतिक गलियारों के ऐसे ही चेहरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया जंक्शन। नमस्कार। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।